अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रदेश की आवाज़ ऑल इन वन में एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और हमारे साथ जवान आदमी मौजूद हैं और इनको आप अक्सर हमारे साथ देखते हैं, बड़े मुस्कुरा रहे हैं। इसकी मेन वजह यही है कि अनकरीब ये पाकिस्तान वापस जाने लगे हैं, अदरवाइज़ चेहरे पे इतनी मुस्कुराहट नहीं होती इनके। तो वेलकम करते हैं जी इनको और बात करते हैं जी थोड़ी सी सेकंड ओडीआई की, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। और जो डिबैकल हुआ है, एक मरतबा फिर आपने देखा कि एक ऐसा मैच जो कि बना के पाकिस्तान की टीम ने प्लेट में रख के पेश कर दिया और 2-0 से ये सीरीज़ जीत चुकी है इंग्लैंड की टीम। इस पे थोड़ा सा हम ओवरव्यू करेंगे और पूछेंगे अपना अब्दुल्ला अशरफ से कि क्या इन्होंने इस सीरीज़ में अभी तक फाइंड आउट किया और पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो उसको किस नज़र से देखते हैं, और इंग्लैंड की परफॉर्मेंस, एक ऐसी टीम जो कि उनकी सेकंड स्ट्रेंथ भी नहीं है, थर्ड स्ट्रेंथ टीम है। तो जो सब क्या ख्याल है आपका, सबसे पहले तो ये बताएं, और दूसरा सीरीज़ देख रहे हैं आप? सर मिर्ज़ा साहब थैंक यू, आपने इसे इस चैनल पे बुलाया। और सर ये आपका अपना चैनल है, आप इसको ये ना कहें कि मैंने आपको बुलाया, ये आपका अपना चैनल है। बिल्कुल, और सीरीज़ बिल्कुल देखिए। और ये बात जो हम लोग कह रहे हैं सेकेंड ही थर्ड कैटेगरी की उनकी टीम है, ये बिल्कुल गलत बात है। जी जी। अब आप अगर ये जितनी भी प्लेयर्स हैं आप इनकी अगर देखें तो ये आपके सीजनल काउंटी प्लेयर्स हैं, ठीक है। अब साकिब महमूद है, उनका पार्किसन है, जेम्स विंस, डेविड मिलान, बेन स्टोक्स, तो ये सारे आपके सीजनल काउंटी प्लेयर्स हैं, ठीक है। सर वो और उसके अलावा आपका बेन स्टोक्स, डेविड मिलान, उसके बाद जेम्स विंस और साकिब महमूद, ये उनके ओडीआई सर्कल, जो ओडीआई की टीम है उसके 16% स्क्वाड के अंदर हम अक्सर हुआ करते हैं, ठीक है सर। नो डाउट ये तो बड़े प्रोफेशनल बात है। दूसरा नहीं, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। नो डाउट ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, काउंटी में भी खेल रहे हैं और एक दो प्लेयर उनके टेस्ट टीम का भी हिस्सा हैं, बिल्कुल। और बेन स्टोक्स और एक आध और प्लेयर भी हैं, साकिब महमूद। लेकिन जो इनकी जो मेन टीम है उसमें आप देखेंगे जो मिसिंग प्लेयर हैं, बिल्कुल, वो अगर होते तो शायद ये सेकंड टीम में भी ना आते। वो बिल्कुल बात आपकी ठीक है, उस वजह से हम इनको कह रहे हैं, अदरवाइज उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसमें तो कोई डाउट उसमें कोई शक नहीं है। और दूसरा नो डाउट के विकेट दोनों मैचेस में आपकी थोड़ी बहुत अर्ली ऑन द गेम में सीम कर रही थी। अब पाकिस्तान की बॉलिंग का मुझे नहीं पता कि वो उस टाइम पे मैंने नहीं देखी थी, खैर ये जो कल जो लॉर्ड्स वाली और खास जो ग्रेगरी था उनका, उसे तो बहुत प्यारी आपकी सीम बॉल की है। सर कल जो विकेट थी ना वो तो थ्रू आउट द डे सीम करती रही है, बिल्कुल। इवन जो सेकंड इनिंग्स में भी आपने देखा कि अगर आप राइट एरियाज़ में बॉल करें तो मूवमेंट मिल रही थी। लेकिन जो अगर पाकिस्तान टीम की अगर आप पहले 5 से 7 ओवर देखें, जी जी, इवन दो 2 विकेटें मिली, लेकिन इन्होंने जो कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी है वहाँ पे बहुत कम बॉलिंग की, शॉर्ट पिच बॉलिंग करते रहे और शॉर्ट पिच यहाँ पे बड़ी इजी मैनेजेबल थी। है। अब आप देखें ना, आपने कहा जाता है कि पिच के लिहाज से आपको बॉलर खिलाने पड़ते हैं जी, ठीक है। अब उन्होंने एक वो बॉलर खिलाया था जिसकी पेस टोटल 80 माइल्स पर आवर थी, और उसने पाकिस्तानी टॉप बैट्समैन बाबर आजम को वक्ता डाला हुआ था कि भाई जो समझ नहीं आ रही करना क्या है इसको। जी जी। अब हमने खिलाया शाहीन शाह अफरीदी को, उसके बाद हारिस रऊफ को, एक हसन अली, एक बॉलर ऐसा है जो एक सीम के ऊपर बॉल को करना जानता है कि सीम को मैंने कैसे यूज़ करना या पिच को कैसे यूज़ करना। वरना शाहीन अफरीदी और जो आपका वो है हारिस रऊफ, इनका तो होता है कि हमने यंगस्टर्स हैं तो इनको होता है कि हमने पेस करनी है, और शाहीन अफरीदी का हमेशा होता है कि मैंने अपने एंगल के ऊपर बॉल फेंकनी है, एंगल से बॉल थोड़ी बहुत डिविएट हो तो हो। उनको उस तरह पिच को यूटिलाइज करना अभी तक आया नहीं है, ठीक है। बहरहाल सर, और हारिस रऊफ जो है मिर्ज़ा साहब, उसको आप सिर्फ T20 तक महदूद कर लें तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। अच्छा चले बॉलिंग पे आपने बता दिया कि हमारी जो बॉलिंग जो थी वो एक तो सॉर्ट ऑफ अ वन डायमेंशनल बॉलिंग थी, सिवाय हसन अली के बिल्कुल, कोई ऐसा बॉलर नहीं था जो कि जो कंडीशंस थी उनका फ़ायदा उठा सकता। और आपका अंडरकुट बॉलिंग अटैक था, आपके पास सिर्फ 3 फ्रंट लाइन बॉलर थे, बाकी तो वो सिर्फ कोटा पूरा करने वाले बॉलर थे आपके पास। सर शादाब खान के बारे में क्या ख्याल है, क्या वो अब टीम में एज अ रेगुलर स्पिनर उनकी जगह बन रही है? क्या आप क्या उन पे इफ़ एंड बिट्स एंड पीसेस की बेस पे आप उनको टीम में देखते हैं, या
आपके ख्याल में चेंज होनी चाहिए? शादाब खान जब टीम लाइनअप आपकी स्क्रीन पे शो करती है ना, जब मैच अगर आपने देखा हो उसमें लाइनअप शो की जाए तो शादाब खान के आगे लिखा था ऑलराउंडर, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं कि एक चैम्पियंस ट्रॉफी की आप मैचेस या उसके बाद ही कुछ मैचेस आप निकालें साइड पे इसके करियर से, तो उसके बाद इसने कौन सी ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दी आपको? मैं तो इसको ऑलराउंडर के तौर पे नहीं देखता, मैं तो इसको लेग स्पिनर के तौर पे देखता हूं, लेकिन एज ए लेग स्पिनर इन्होंने क्या किया इसने? उस्मान कादिर से बहुत बेहतर है जी, बिल्कुल। इसकी परफॉर्मेंस उसकी जो अप टू द मार्क नहीं है। और सेम अगर हम बात करते हैं नाजरीन फ़हीम अशरफ की, तो वो भी आपने फ़हीम अशरफ को जितने चांस दिए हैं, रेगुलर टीम में खेल रहा, आपकी टेस्ट टीम में भी खेलता रहा, ठीक है। अनवर अली की एक इंजरी कोई आई थी, तो उसके बाद वो अभी तक साइड लाइन पे चल रहा है। उससे पहले अनवर अली ठीक ठाक, आपको बॉलिंग में अनवर अली और फ़हीम अशरफ, अनवर अली फिर शायद फ़हीम अशरफ से थोड़ा बेहतर ही बॉलर होगा, ठीक है, कि वो फिर 1-2 विकेट निकाल लेता था। हमाद भट्ट आपके पास, हमाद भट्ट ऑप्शन है आपके पास, एक वो आमिर यमीन है, आमिर यमीन है, उस आप ट्राई कर सकते हैं, नए बंदे को ट्राई करें। आप क्यों फ़हीम अशरफ के पीछे पड़े हुए? बिल्कुल। एक जो बंदा है ही नहीं इस काबिल के वो ऑलराउंडर बने या बॉलिंग ऑलराउंडर भी बने, तो आप क्यों बार बार हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं? वो एक फेल हो चुके, आप उसको डोमेस्टिक सर्किट में फिर से भेजेंगे, अपने आप को प्रूव करें, आप किसी और को इंटरनेशनल में चांस दें। बिल्कुल। और बैटिंग के ऊपर क्या कहेंगे कि बाबर पिछले 2-3 सीरीज से इवन जिम्बाब्वे के खिलाफ भी वो इतना क्लिक नहीं कर सके, चलो वो तो जिम्बाब्वे थी, बिल्कुल सेंचुरी स्कोर की थी साउथ अफ्रीका में, उसके बाद एक लीन पैच इनका चल रहा है, अच्छे नज़र आते हैं, कॉम्पिटेंट बैट्समैन है, लेकिन अब और रिलायंस का प्रेशर तो नहीं है कप्तानी का? शायद कप्तानी का एक प्रेशर थोड़ा बहुत आपको आ जाता है, और वो थोड़ा 1-2 सीरीज और खेल के शायद वो इस चीज़ को मैनेज कर पाएगा, कप्तानी के प्रेशर को। और दूसरा ये कि बाबर आजम आपका फेल हो गया, ऊपर से हमारा जो टॉप ऑर्डर था वो बिल्कुल फेल हो गया। वैसे जो इन्होंने अपना आपके टॉप 4 बैट्समैन रखे हुए थे वो बिल्कुल ठीक इनकी सिलेक्शन थी, बाबर आजम फ़खर जमान, इमामुल हक, बाबर आजम और नीचे उसके रिजवान। पर अगर आप ये चारों के चारों फेल कर जाए तो फिर नीचे वाला जो आपका लोअर मिडल ऑर्डर है वो कितना ही आपका। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा आपको क्रिटिकली एनालिसिस आपके चाहूँगा कि देखें, फ़खर जमान नो डाउट साउथ अफ्रीका में उसने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया और इस सीरीज में उसकी सिलेक्शन बनती थी, लेकिन देन एट द सेम टाइम आप क्या समझते हैं कि फ़खर जमान क्या अभी भी उसमें, अब कल जिस तरह उनका जो बिल्कुल फंस गए थे 42 बॉलों पे 7-8 रन और निकल नहीं रहे थे, फ्रस्ट्रेट होकर शाटें मार रहे थे और आखिरकार वो एक अच्छी गेंद पे बोल्ड हो गए, क्या आपको लगता है कि एज एन ओपनर मटेरियल, इवन दो कि बड़ा अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया बिट्स एंड पीसेस में? अच्छा चले, आप फ़खर जमान को टीम से बाहर कर दें, उसी का किसको खिलाएंगे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको टीम से बाहर करें, देखिए वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि फ़खर जमान उस तरह का पॉलिश बैट्समैन नहीं है, वो अगर कहीं फंस जाए तो उसको उसमें से निकलना नहीं आता सही करके। दूसरी साइड पे आप इमामुल हक को देख लो, वो एक आपका कॉम्पिटेंट बैट्समैन है, वो एक जो आप कहते हैं सीजनल ओपनर है, उस कैटेगरी में आता है। जो फ़खर जमान है वो आपका बैशर आता है, वो बैशिंग कर सकता है। तो बैशिंग के तौर पे अगर आप शर्जील खान को ट्राई कर लें, शर्जील खान ने आपकी PSL के अंदर भी इतना परफॉर्म नहीं किया ना। PSL में परफॉर्म तो किया उसने, मतलब एक सेंचुरी मारी है, बाकी कुछ वो स्कोर करता रहा है, तो डोंट यू थिंक कि वो थोड़ा सा टेक्निकली इससे बेहतर बैट्समैन है? टेक्निकली इससे हाँ, हिटिंग की जोन में आप देखें तो इससे बेहतर बैट्समैन है, हिटिंग प्लस वो थोड़ा सा उसकी टेक्निक भी इससे बेहतर है फ़खर से। हाँ, पहले अगर जो अब वो टीम में था उस वक्त तो वाकई वो बेहतर साउंड बैट्समैन था, अब उस पर रिलाई कर सकते थे कि एक आपको एक स्टार्ट दे देगा, ठीक है। अब फ़खर जमान का मसला ये है, अगर वो स्टार्ट नहीं दे पाता ना, अगर फंस जाता है तो वो फिर फंस गया। शर्जील खान का ये, अगर उसने स्टार्ट नहीं दिया तो वो फिर भी हिटिंग करने की कोशिश में अपनी विकेट दे जाएगा शायद, जी, पर वो इतना ज़्यादा मैच को फंसाएगा नहीं फिर। सही। तो पीछे तो ये 4 आपने नाम गिनवाए, और चलो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं फ़खर को भी, इमाम को भी, बाबर को भी, और थोड़ी सी हम बात करेंगे ये जो नया लड़का इन्होंने खिलाया सऊद शकील, मुझे तो बड़ा कॉम्पिटेंट और एक सॉलिड बैट्समैन लगा, लेकिन देन एट द सेम टाइम वो कुछ लोग कह रहे थे कि उसने जो 50 बनाई है वो एक तो जो जिस अटैक के ख़िलाफ़ बनाई है, एक तो वो बड़ा वीक अटैक था, प्लस कुछ लोगों का ख्याल है कि उसने अपनी 50 टीम में जगह बनाने के लिए की,
लेकिन एटलीस्ट वो मुझे थोड़ा सा प्लेयर साउंड लगा, नहीं, इवन तो उसमें कुछ होंगी मिस्टेक, लेकिन आई थिंक अभी अर्ली कैरियर है मिर्जा साहब, आप कुछ नहीं कह सकते, लेकिन वो फर्स्ट लुक में साउंड प्लेयर है, ठीक है, पर वो फिर छठे नंबर का बैट्समैन नहीं है, बिल्कुल छठे नंबर का नहीं है। अगर वो उसने साउंड बैट्समैन है तो आप उसको टॉप 4 के अंदर खिलाए। आपका जो छठा, पांचवा, छठा, सातवां जो नंबर है, छठा सातवां तो आप प्योरली कह लें कि वो आपको एक हिटिंग बैट्समैन, इम्प्रोवाइज वाला। जो पांचवा नंबर है उसके ऊपर आप कह सकते हैं कि आपको बैट्समैन एक ऐसा चाहिए जो मुश्किल वक्त में आपको थोड़ा स्टेबिलिटी लेके, और अगर एक फ्री फ्लो ऑफ रन चल रहा है तो उसके अंदर वो उस चीज को आगे कंटिन्यू। अब मैं आपसे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछना हूँ कि नंबर 4 स्लॉट पे जी अगर आपके पास दो ऑप्शन हो, रिजवान और सऊद शकील, किसके तरफ आप जाएंगे? मैं शायद सऊद शकील को ऊपर खिला दूं कि रिजवान फिर नीचे हिटिंग कर लेता है। नहीं, रिजवान हिटिंग नहीं कर सकता, ज़रा उसकी हिटिंग एबिलिटी, लेकिन आपको नंबर 4 पे सऊद शकील से अगर बेहतर बैट्समैन है तो डेफिनेटली चाहिए, लेकिन सऊद शकील की आपके पास टीम में जगह नहीं बनती अगर वहाँ 4 पे नहीं खेलता, उसको आपको 4 पे खिलाना चाहिए, 4 पे और मौका देना चाहिए ताकि एक स्टेबिलिटी आए। बिल्कुल नंबर 4 पे उससे फिर ये है कि आपकी टीम बेहतर होगी, पर रिजवान को आप उसको छठे पे खिला रहे हैं तो उसमें वो जाया है। रिजवान को उसने 50 की है, नो डाउट बड़ी गट्सी 50 थी उसकी, पर अब देखें ना वो जो सिचुएशन थी मैच की, उस सिचुएशन में वो उसकी जाया गई है, ठीक है। उसने 70 ऑड बॉल के ऊपर 50 की। कल किसी ने बड़ा ज़बरदस्त कमेंट किया जी कि किसी ने कहा यार ये 50 रन 70 बॉलों पे बनाए या 75 बॉलों पे बनाए, लेकिन उस पर एक कमेंट आया काउंटर आर्गूमेंट कि भाई उसने 50 बॉलों पे या 70 बॉलों पे जो भी रन बनाए तो है ना, विकेट पे है, बिल्कुल बनाए। उसने फिर आगे बड़ी दिलचस्प बात की कि ड्रेसिंग रूम में जाके रन नहीं बनते। ऐसा ही है, मैंने आपसे यही कहा है कि साउंड है, कॉम्पिटेंट बैट्समैन है, पर वो छठे नंबर का बैट्समैन नहीं है। फिर नाजरीन का भी ये सवाल होगा, और एक मैं आपसे चीज़ पूछना चाहूँगा कि अभी आपसे ऑफ एयर बात हो रही थी, आपने कहा जी कि आजकल क्रिकेट चेंज हो गई है, बड़ा आपको रन रेट रखना पड़ता है, मेंटेन सारा कुछ, आई टोटली एग्री जी। लेकिन आप मुझे ये बताएं, पाकिस्तान की टीम ने 2 वनडे खेले, हाँ जी, क्या पाकिस्तान हिटिंग एबिलिटी की वजह से मैच हारा? पाकिस्तान ने तो पहले मैच में 31 ओवर खेले, दूसरे मैच में 41 ओवर खेले, अब आपको ओवर तो पूरे खेलने हैं ना सर, ओवर पूरे खेलने हैं। ये आप कह लें कि 2-3 मैचेस आप कैसे आ गए, ठीक है। एक आप कह लें कि वो टीम बिल्कुल फ्लॉप है। सर मेरी अच्छा मेरी बात सुने मिर्जा साहब, मेरी बात सुने। जो है क्या नाम है, दूसरा वनडे, उसमें इंग्लैंड ने अपने पूरे में ओवर्स खेले थे कल का, हाँ, लेकिन देखें मैं आपको बताऊं, पूरे खेले थे, अब तकरीबन पूरे खेल गए, मतलब 1-2 ओवर रह गए उनकी, ठीक हो गया। पर उनकी जो नीचे लोअर ऑर्डर था ना, जो लोअर ऑर्डर था उनका, वो हिटिंग की तरफ ज़्यादा उनका रुझान था, ठीक है। जब ग्रेगरी खड़ा था और एक और साथ उसके पता नहीं कौन था, चेज, उन्होंने पूरे वो ना खेल के भी ना 240-45 रन गए, वो कैसे किया वो उन्होंने ओवर, आप अगर देखें उनके 7 खिलाड़ी 31 ओवर में हो गए थे, आउट हो गए थे, बिल्कुल 160 तक। हाँ, अगर वो 10-15 ओवर और ना खेलते तो 100 स्कोर और कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। अब वो सिर्फ विकेट पे रहे हैं और 100 रन बना गए। अच्छा, मैं यही कहूँगा कि आपने अगर कहा कि 1-2 मैच, पाकिस्तान के साथ ये बड़ा ही मसला है। पाकिस्तान टीम को 300 ना भी मिले ना, 270-80 भी मिल जाए तो एक चांस होता है, लेकिन उसके लिए आपको ओवर खेलने पड़ते हैं। अब पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो मैच आ रहा था पीछे, जिसमें फ़खर ने 193 किया था, आपको नहीं लगता कि अगर फ़खर के साथ कोई बिल्कुल सऊद शकील की तरह कोई बैट्समैन कैरी करता तो आखिर में वो इजीली चेज हो जाता? तो ये मसला पाकिस्तान के साथ, ये आप माने कि ये जो विकेट पे ना टिकने वाला मसला है ना, चाहे उसमें बेशक वो हम कहते हैं जी कि स्ट्राइक रेट कम है, लेकिन विकेट पे मौजूद रह के आखिर पे कवर अप कर सकते हैं, और फ़खर ने भी उस इनिंग में ऐसा ही किया था, ऐसा ही हुआ था। पर मिर्जा साहब आप देखें, आपने जो ऊपर वाले 5 बैट्समैन है ना, वो आपने प्योर, आप कह लें कि आपने एलिगेंट बैट्समैन खिलाने होते हैं, ठीक हो गया। पर छठा और सातवां जो नंबर होता है, उसके ऊपर आप छठे को भी आप कह लेंगे जी कि आपका वो इम्प्रोवाइजिंग बैट्समैन हो गया, मुश्किल वक्त में वो खड़ा हो जो, अगर एक फ्री फ्लो चल रहा है तो उसमें रन कर जाए। पर सातवें में तो आपको प्योर एक ऑलराउंडर चाहिए जो हिटिंग ऑलराउंडर हो। बिल्कुल ऐसा ही है, और उसमें फ़हीम अशरफ माशाल्लाह क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं आपकी। बहरहाल जी, टीम पे तो आप बड़ी बातें हो सकती हैं, लेकिन बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपके एनालिसिस का, और नाज़रीन आपने एंजॉय किया होगा। और सीरीज़ पाकिस्तान हार चुका है, आप तीसरे मैच में देखें ये चांस देते हैं नए लड़कों को या नहीं।
और वर्ल्ड टेस्ट जो वनडे ओडीआई चैंपियनशिप है उसमें पाकिस्तान काफ़ी बॉटम पे चला जाएगा, इंग्लैंड अपनी जो टॉप पोजीशन को रिटेन करेगा। तो लेट्स सी कि ये स्क्वाड में शर्जील खान है क्या? शर्जील खान शायद ओडीआईज में और सॉरी T20 में। तो ये सूरत हाल है जी पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज़ की। दूसरे मैच में हमने आपको एक ओवर भी दिया, होप कि आपने एंजॉय किया होगा और आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह सोने के हवाले। अल्लाह हाफ़िज़।